कानून की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजनी। श्रोताओं, इस बार जिस कानूनी मसले पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं वह विषय है साइबर बुलिंग एवं साइबर क्राइम। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में विधि विशेषज्ञ के तौर पर आए हुए हैं श्री देव प्रकाश दुबे, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर से। स्वागत करते हैं देव प्रकाश जी। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारा जो विषय है उससे समझने के लिए पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि आप हमें ये बताएं कि साइबर अपराध और साइबर बुलिंग, इसे आसान भाषा में हम कैसे समझें? देखिए, साइबर अपराध का ही एक प्रकार है साइबर बुलिंग। अगर हम यह समझ लेते हैं कि साइबर अपराध क्या है तो साइबर बुलिंग समझने में ज़्यादा आसानी होगी। साइबर अपराध जो बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी किया गया अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में समझें तो ये हम देखते हैं कि शुरू में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो ये व्यक्तिगत यूज के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी उपयोगिता देखी गई तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक वायर का प्रयोग करते हुए मल्टीपल टास्क करने के लिए कई वायर को जोड़ते हुए कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया जी। लेकिन जैसे जैसे और विकास हुआ तो कंप्यूटर को वायरलेस बनाया गया और डेटा ट्रांसफर के लिए व्यवस्था की गई कि या तो ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से इसको डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जब हम इंटरनेट युग में प्रवेश करते हैं लगभग 2000 के आसपास, तो हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसफर हम केवल इस तरह से नहीं करते बल्कि इंटरनेट के माध्यम से हम बड़े बड़े लेंदी डेटा भी हम ट्रांसफर करने में सफल हो जाते हैं। और ये जो इंटरनेट का जो जाल है, हम कह सकते हैं एक काल्पनिक क्षेत्र जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस क्षेत्र को हम साइबर क्षेत्र कहते हैं जी। तो इस क्षेत्र के माध्यम से अगर कोई अपराध किया जाता है तो ये कहा जाता है कि वह साइबर अपराध है। साइबर बुलिंग पे अगर हम चर्चा करें तो साइबर बुलिंग यही कहेंगे कि साइबर अपराध का एक प्रकार है। बुलिंग जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि किसी को अत्यंत परेशान करना या किसी को उत्पीड़न करना, तो जब हम कंप्यूटर के माध्यम से या साइबर के माध्यम से किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं या किसी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या किसी को धमकी देते हैं, कुल मिला के मानसिक स्तर पे अगर उसकी चोट की जाती है, मानसिक रूप से उसको डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है और वो साइबर के माध्यम से किया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा साइबर के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करना जी। तब ये कार्य कहा जाएगा कि ये साइबर बुलिंग किया जा रहा है जी। तो क्यों लोग साइबर अपराध करते हैं? जी, साइबर अपराध के अगर हम कारण पे जाएं तो साइबर अपराध के अंतर्गत जितने भी अपराध होते हैं उसमें अपराधी का पता लगाना और अपराध स्थल का पता लगाना प्रारंभिक स्तर पे कठिन होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध हुआ हो और वह ठीक से यह बता दे कि फला व्यक्ति ने किया है या फला स्थान से किया है, ये प्रारंभिक रूप से संभव नहीं है जी। इसलिए अपराध के संबंध में उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए अपराधी बड़े आराम से बच जाते हैं। अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो जो वित्तीय धोखाधड़ी 2025 में हुई, लगभग 2000 मामले भारत में रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 4 मामले में ही अभी तक दोष सिद्धि हुई है। मात्र 4 मामले में। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है। और वित्तीय धोखाधड़ी की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पे अगर वित्तीय धोखाधड़ी की बात करें तो $10.5 ट्रिलियन की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, जिसमें आप अगर देखें तो भारत की कुल जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास है। मैंने इससे भी 2-2.5 गुना ज्यादा जी वैश्विक स्तर पे। और ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध से हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री ही परेशान है। जब मैंने इसका आंकड़ा और खंगालने की कोशिश की तो सबसे बड़ा विक्टिम तो खुद संयुक्त राज्य अमेरिका है जी। भारत का नंबर तो फिर भी काफी पीछे आता है जी। तो वित्तीय धोखाधड़ी इसमें आसान है। कन्विक्शन रेट अगर देखें तो 1.4 के आसपास है अगर ओवरऑल हम साइबर अपराध की बात करें। इसके अलावा सबूत जुटाने में इसमें काफ़ी कठिनाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिरोह सक्रिय है। विधिक उपचार इसमें सामान्यतः कम है
क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 144 देशों के पास ही साइबर क्राइम रोकने के लिए अधिनियम बने हुए हैं या नियम बने हुए हैं। कई कड़े विधिक प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रहा है, तो सारे साइबर क्राइम के संबंध में विधि भी नहीं है। तो ये मुख्य कारण हम देखते हैं जो साइबर अपराध को बढ़ावा देते हैं। जी जी। किसी व्यक्ति के साथ अगर ये हो जाए, कोई घटना घट जाए जी, जैसे कि आमतौर पर हम ठगी देखते हैं, जी जी, है ना, डिजिटल अरेस्ट देखते हैं, जी जी, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसे कि उसे न्याय प्राप्त हो सके? साइबर के माध्यम से किसी भी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है जी, तो भारत सरकार ने इसके संबंध में व्यवस्था की है कि cybercrime.government.in पे आप उनको सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास इंटरनेट व्यवस्था तत्काल नहीं है, आप चाह रहे हैं तत्काल सूचित किया जाए, तो 1930 ये टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का, जहां आप साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्टेट पुलिस की विभिन्न नंबर होती हैं, कुछ राज्यों में 100 है, हमारे राज्य में 112 पे आप शिकायत कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा आप पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो करना चाहिए, मुख्य रूप से आपको बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों को सूचित करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई है, ताकि आपके हितों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा आपको सबूत इकट्ठा करने चाहिए, जो स्क्रीनशॉट हो सकता है, कॉल लॉग हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन आईडी हो सकता है। इसके अलावा आपको करना चाहिए कि तुरंत आपको पासवर्ड यथासंभव बदल लेना चाहिए और कानूनी सलाह आपको लेनी चाहिए। और कानूनी सलाह अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी आप सलाह ले सकते हैं। सर, एक और सवाल मुझे आपसे जानना था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ये अपराध घटित हो गया, तो जो अपराधी है उसके लिए क्या विधिक प्रावधान है, क्या कानून है, उसे कितनी सज़ा होगी भी कि नहीं होगी, हमारे पास कड़े कानून हैं कि नहीं हैं, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो साइबर क्राइम का डेवलपमेंट है, हालांकि ये 1970 के आसपास से हो चुका था जी। क्रीपर वायरस उस समय डेवलप हुआ, उसके बाद हमने कई सारे वायरस देखे जो कंप्यूटर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन भारत में जब 1990 से कंप्यूटर का विकास में ये कहा जाता है कि 1990 में कंप्यूटर की क्रांति भारत में आई, तो यहाँ से कंप्यूटर का विकास भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा, और चूंकि विकास बढ़ा तो इससे संबंधित जो अपराध थे वो भी बढ़े। भारत सरकार को जब इसके संबंध में ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त होने लगी तो उन्होंने एक विधि बनाई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसमें साइबर क्राइम से संबंधित जितने अपराध उस समय प्रचलित थे उनको शामिल करते हुए उनके संबंध में कड़े दंडिक प्रावधान रखे गए। अगर कोई किसी के व्यक्तिगत डेटा चोरी करता है तो उसको भी अपराध घोषित किया गया, कोई साइबर ठगी करता है तो उसको भी अपराध घोषित किया गया, बालकों के शोषण के वीडियो शेयर करता है या पोर्नोग्राफी कुछ शेयर करता है तो उसको भी दंडनीय किया गया, साइबर टेररिज्म को भी दंडित किया गया, और बहुत कड़े प्रावधान किए गए। 7 साल से लेकर 10 साल तक के भी कठोर सजा की यहाँ बात कही गई। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा जी, बताएं कि जैसे जैसे ये विकास और बढ़ा तो 2020 तक हम देखते हैं कि पर्सनल डेटा चोरी के मामले बहुत ज़्यादा आने लगे, जिसको संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने DPDP एक्ट बनाया। DPDP एक्ट, जिसको हम विस्तृत रूप से कहेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो संस्थान किसी व्यक्ति के डेटा को अनऑथराइज रूप से एक्सेस करेंगे या फिर उसको सर्कुलेट करेंगे, उसको प्रसारित करेंगे, तो उनके लिए बहुत कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए, और ये कहा गया कि इसकी अधिकांश जो राशि तय की गई 250 करोड़ रुपए तक यह फाइन रखा गया, जुर्माने की राशि, आर्थिक जुर्माना लग सकता है। जी जी जी। देवप्रकाश जी, इस अपराध को रोकने के लिए व्यक्तियों को कैसे सजग रहना चाहिए? कुछ लोग OTP शेयर कर देते हैं, कुछ लोग तुरंत जो है लिंक को एक्सेस कर लेते हैं, तो क्या कुछ सावधानियां हैं, जरा हमारे श्रोताओं को संक्षेप में बता दें। जी बिल्कुल जी। पहले आपको किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए जी। किसी भी अनऑथराइज पर्सन से बिल्कुल शेयर ना करें। इसके अलावा आप मोबाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिससे अगर आपका
एक चरण में अगर डेटा ब्रीच हो भी रहा है, अगर एक्सेस हो भी रहा है, तो दूसरे चरण में वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा मोबाइल अगर आप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर कोई भी यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर आएंगे वो वायरस से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रखेंगे। इसके अलावा संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को ओपन करने से आप बचें, बिल्कुल ना करें। बचने की बात छोड़िए, बिल्कुल ना करें। पब्लिक वाईफाई का उपयोग कम करें। पब्लिकली जो वाईफाई हैं वो आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। और मैं यहाँ बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा एक और बात कि अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए है तो बिल्कुल ही ना करें। जी। बच्चों को इसके संबंध में आपको बताना बहुत जरूरी है। ये साइबर बुलिंग जो होता है ना, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, साइबर बुलिंग के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं बच्चे। और ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से इस साइबर बुलिंग के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। जो हम पिछले आंकड़े देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनमें अधिकांश कारण बुलिंग है। अच्छा जी। भारत में जो बच्चों के साथ साइबर बुलिंग की गई, इतनी संख्या में किसी भी देश में साइबर बुलिंग नहीं की गई। बहुत दुखद। तो ये हमको जानना चाहिए और हमें अपने बच्चों को साइबर बुलिंग के बारे में बिल्कुल बताना चाहिए और साइबर अपराध के बारे में बेसिक जानकारी जरूर देनी चाहिए। जी। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा देव प्रकाश जी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और कैसे उसका सहयोग लिया जा सकता है, उसके टोल फ्री नंबर क्या हैं, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोगों की सुविधा ही हमारे संविधान का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। तो संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई, संविधान बनाते समय ही आर्टिकल 39A में, कि निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इसी को पालन करते हुए 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि इसके माध्यम से 3 स्तर पे प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अगर विधिक सेवा प्राधिकरण से आप सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 15100 पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको विधिक सहायता भी मिल जाएगी और अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो उसके संबंध में भी आपको सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको वकील की भी ज़रूरत पड़ती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो आपको मुहैया करवाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोक अदालत का एक नया कल्चर चला है हमारे देश के लिए। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके माध्यम से हम विवाद को एक तरह आपसी समझौते के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत सिंसियर है और समय समय पे हम देखते हैं कि लोक अदालत की स्थापना की जाती है। इस साल भी पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं 14 मार्च 2026, 9 मई 2026, 12 सितंबर 2026 और 12 दिसंबर 2026, इस तारीख को पूरे भारत में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे मामले जो बहुत समय से चल रहे हैं या आपसी सद्भाव से ख़त्म किए जा सकते हैं, ऐसे मामले लोक अदालत के माध्यम से लोगों को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि विवाद से किसी का भला हुआ नहीं है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। इसका विषय था साइबर बुलिंग एवं साइबर क्राइम और इस पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ विधि विशेषज्ञ श्री देव प्रकाश दुबे, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। देव प्रकाश जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ इस बातचीत से अपने मित्र अंजनी को यहीं दें विदा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार।